एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मैरियट होटल लखनऊ पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद ओम प्रकाश राजभर भी होटल पहुंचने वाले हैं और इसी होटल में दोनों नेताओं की होने जा रही है मुलाकात। मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना ही होटल गए ओवैसी। आज उनका तय कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, लखनऊ के मैरियट होटल पहुंच चुके हैं और यहीं पर उनकी ओपी राजभर के साथ मुलाकात होनी है। थोड़ी देर में ओपी राजभर भी यहीं पहुंचेंगे और इस मुलाकात के बाद ओवैसी जाएंगे बहराइच, जहां पर अपने पार्टी के नए कार्यालय का वो आज उद्घाटन करेंगे। इस मुलाकात के बाद बहराइच के लिए रवाना हो जाएंगे और अब से थोड़ी देर पहले ओवैसी लखनऊ पहुंच गए हैं मैरियट होटल। थोड़ी देर बाद ओम प्रकाश राजभर भी यहां पर आएंगे और फिर दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होगी। यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और ऐसे में सहयोगियों की तलाश लगातार जारी है। ओपी राजभर के साथ पहले भी बैठक हो चुकी है ओवैसी की और आज फिर से लखनऊ में मुलाकात होने जा रही है ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की। उसके लिए मैरियट होटल लखनऊ पहुंच गए हैं एआईएमआईएम प्रमुख असद ओवैसी और थोड़ी देर में ओपी राजभर भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। जैसे ही लखनऊ पहुंचे, मीडिया के कैमरे ने ओवैसी को घेर लिया। कई तरह के सवालों की बौछार हुई, लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं की और यहां से सीधा होटल के लिए रवाना हो गए। और ये उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ओवैसी जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे, मीडिया वहां पर उपस्थित था, उसने सवाल जवाब किए, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से निकल लिए। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, अनुभव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुभव, पहुंच चुके हैं मैरियट होटल और थोड़ी देर में ओपी राजभर भी वहां पहुंचेंगे, लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात पहले भी हुई है, लेकिन अभी तक खुलकर के किसी ने एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कहा है कि मसलन क्या साथ जाएंगे तो किस स्वरूप में जाएंगे। बेशक सहभागी मोर्चे की बात हो रही हो तो उसमें किसका कितना प्रपोर्शन रहने वाला है, क्या भूमिका होगी, आज की मुलाकात किस मायने में अहम है? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के जो चीफ हैं और सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी 9:35 पर वो यहाँ पहुँचे हैं। ये मैरियट होटल है और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, क्योंकि आज बहराइच में वो अपने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और अगर हम कहें तो पहला कार्यालय होगा एआईएमआईएम का और देवीपाटन मंडल में उसे खोला जा रहा है। क्यों खोला जा रहा है? क्योंकि बहराइच और उसके आसपास की जो सीटें हैं वो मुस्लिम बाहुल्य वोटर्स हैं। वहाँ पर उत्तर प्रदेश में 44 के आसपास सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स 39 से 41% के आसपास हैं और 11 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 50 से 55% के आसपास है। इसीलिए उसी इलाके में पहला जो उनका कार्यालय वो खोला जा रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी 2017 में भी चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में विधानसभा का 40 सीटों के आसपास, लेकिन तब वोट कितना मिला? 0.40% उनको वोट मिला। इस बार कह रहे हैं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो किसके साथ लड़ेंगे? इसीलिए उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है उसके साथ वो गए हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तकरीबन अगर हम बात करें तो 130 से 140 सीटें ऐसे हैं जहाँ पर राजभर समाज का वोट है। अब 100 सीटें जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो वो अगर मिलते हैं तो इन्हें लग रहा है कि शायद ज़्यादा सीटें जीत पाएंगे। इसीलिए अभी ओम प्रकाश राजभर का इंतज़ार हो रहा है, वो अभी पहुँचेंगे, दोनों का साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और यहीं पर रणनीति तय होगी। बहुत छोटी मुलाकात है, 40 मिनट की मुलाकात होगी, लेकिन उसमें भी कई सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था कि यूपी में 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद राजभर का क्या रिएक्शन है? उन्होंने कहा नहीं, अभी कोई सीटों की बात नहीं हुई है। क्यों ऐसा बयान आया? इसलिए कि राजभर का भी वोट बैंक कहीं ना कहीं उनमें से 30 से 40 सीटों पर उनका भी वोट बैंक है। अब ये लग रहा है कि अगर वो 100 सीटों पर लड़ जाएंगे तो हम कहाँ पे लड़ेंगे? आज हो सकता है उस मुद्दे पर भी चर्चा हो। कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आप कहाँ से आए? सुल्तानपुर से। क्या है, इस पार्टी का कार्यालय खुल रहा है, कितनी मजबूती से लड़ेंगे? हम 100 सीटों पे इंशाल्लाह बहुत मजबूती से लड़ेंगे। दबे कुचले की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। हमारा प्रदेश एकदम बीमारियों से परेशान है, हर तरह से परेशानी से जूझ रहा है। बच्चे घर में 2-2 साल से पड़े हुए हैं, कहीं कोई इनको सुनने वाला नहीं। कहाँ से आए? मास्क लगा रहे हैं। जिला फतेहपुर से आए हैं। जिला फतेहपुर के जिला अध्यक्ष है मोहिउद्दीन एडवोकेट। जी। क्या उम्मीद है? आप लोग कह रहे हैं कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। 2017 में भी आप चुनाव लड़े, लेकिन वोट तो मिला नहीं, कोई सीट जीत नहीं पाया। इस बार संकल्प मोर्चा के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, जिसमें 10 पार्टियां हैं और पूरी आशा है कि हम लोगों के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी।
देखिए यहाँ पर ये कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, अलग अलग ज़िलों से लोग आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम इस बार 100 सीटों पर लड़ेंगे। पर ये असदुद्दीन ओवैसी के कहने से नहीं होगा कि वो 100 सीट पर लड़ेंगे, 150 सीट पर लड़ेंगे, 80 सीट पर लड़ेंगे। ये तय होगा जब ओम प्रकाश राजभर कहेंगे कि भैया इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे, आप तो इतनी सीटें दे रहे हैं, हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे। क्या फिर कृष्णा पटेल नहीं लड़ेंगी? उनकी भी कुछ सीटें हैं, वो भी कह रही कि 20 से 25 सीटों पर हम लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि बार बार ओम प्रकाश राजभर इस कोशिश में है कि उनका जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ हो जाए, अखिलेश यादव के साथ हो जाए। तो ऐसे में जब 403 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन होगा तो ज़्यादा हिस्सा किसका होगा? समाजवादी पार्टी का हिस्सा होगा। फिर अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिर कौन तय करेगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन आज आप देखिए यहाँ कुछ भीड़ जरूर जुटी है कार्यकर्ताओं की। तमाम हमने फतेहपुर से आए हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, सुल्तानपुर से आए हुए कार्यकर्ताओं से बात की। इन्हें भी लग रहा है कि अगर AIM अपने कैंडिडेट को लड़ाएगा तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, जो बात हमने बताई, वहाँ शायद पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा और वो उनके विधायक बनेंगे। पर ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब चुनाव और करीब आ जाएगा। देखिए अभी बहुत सारी बातें हुई हैं, शिवपाल यादव से भी मुलाकात हुई है, राजभर लगातार इस कोशिश में है कि सारे लोग एक साथ मिलें। अब इसमें केशवदेव मौर्य, महान दल, उनकी भी भूमिका है। ये भी कोशिश है कि वो भी साथ आ जाए, क्योंकि आगरा और उसके आसपास की जो सीटें वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रभाव उनका भी है। तो एक तरीके से हमको तो बीजेपी से लड़ने के लिए 2022 में ये सभी जो विपक्षी दल हैं ये एक साथ नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो बीजेपी से लड़ने के लिए जो एक मोर्चा तैयार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किस पार्टी की कितनी सीटें रहेंगी उस पर फिलहाल मंथन होगा और यही बात खासतौर पर आज OP राजभर और असद ओवैसी के बीच में होने जा रही है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका अनुभव। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज मोदी मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक है और उसके बाद शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कल मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हुआ है, विस्तार हुआ है और बदलाव और विस्तार के बाद आज अहम बैठक होने जा रही है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी और उसके बाद 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की जाएगी। कुल मिलाकर 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। कल हुआ है मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव। शाम 5 बजे आज कैबिनेट और शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। तो नए केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज अहम दिन है, क्योंकि आज मंत्रिमंडल में बदलाव और विस्तार के बाद पहली बैठक होने जा रही है। कल मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हुआ है। और बड़ी खबर दिल्ली से, नए मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। सुबह 10:30 बजे होगी ये मुलाकात। जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात होने जा रही है। नए मंत्रियों के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुलाकात करने जा रहे हैं और ये मुलाकात सुबह 10:30 होगी, यानी अब से करीब आधे घंटे के बाद जेपी नड्डा के साथ ये मुलाकात होने जा रही है। उनके आवास पर जिन नए मंत्रियों ने शपथ ली है उनकी ये बैठक होगी। तो जितने भी नए मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण की है, आज सुबह 10:30 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मीटिंग होने जा रही है और ये मुलाकात जेपी नड्डा के आवास पर होगी। उधर जालौन से सांसद और केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने एबीपी नेटवर्क से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जो मंत्रालय मिला है उसमें वो बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग राज्य मंत्री इनको दिया गया है। सर, किस तरीके से इस मंत्रालय में आप काम करेंगे? सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय दिया गया और प्रधानमंत्री की कोशिश रही है कि MSME मंत्रालय बेहतर काम करे जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। विशेष रूप से मैं देश के उसी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, जिससे हम लोग अपने उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास कर सकें। देश की जो योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री ने हम सबको दी हैं, हमारे विभाग के साथ साथ जो भी और योजनाएं होंगी उनका क्रियान्वयन हम लोग कराएंगे। आप बुंदेलखंड से आते हैं, वहाँ की बड़ी समस्याएं हैं, कई दफ़े वहाँ का जिक्र भी होता है, काफ़ी पिछड़े इलाकों में एक माना जाता है। वहाँ के विकास में किस तरीके से आपका योगदान रहेगा? मंत्री बने हैं आप, जालौन से सांसद भी हैं पिछले 4-5 बार से। मैं पहले भी कह सकता हूँ, देश के उसी प्रधानमंत्री जी ने ढेर सारी योजनाएं 2014 के बाद दी हैं
उन योजना का क्रियान्वयन अभी तक हो रहा है और हम प्रयास करेंगे कि नीचे तक जो और योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुँचें, किसानों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को, सभी व्यापारियों को, सभी को उन योजनाओं का लाभ मिले। 2022 की चुनौती सामने है, विधानसभा चुनाव होना है, उसमें किस तरीके से बुंदेलखंड का जिक्र भी होगा, क्योंकि बुंदेलखंड का हर विपक्षी पार्टी जिक्र करती है, विकास के नाम पे हो चाहे फिर तमाम सारे अन्य मुद्दों को लेकर, तो किस तरीके से उसमें योगदान होगा 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा? वैसे भी बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद, और 2017 के बाद स्टेट गवर्नमेंट हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी काम किया है। तो हम लोग बुंदेलखंड में जो आज की स्थिति है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड के साथ साथ बुंदेलखंड की जितनी भी सीटें हैं, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे वो लोकसभा की हो, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और आगे भी इसी तरीके से रहेंगी। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। और कह रहे बुंदेलखंड में जिस तरीके से जो तमाम सारी विधानसभा सीटें हैं वो इनके पक्ष में है। 2022 में आगे विधानसभा चुनाव होना है। जालौन से सांसद है भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, जो कि कल देर रात शपथ लिए मंत्री पद की। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा से बोले हैं कानून एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। नई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार, ये कहा है एसपी सिंह बघेल ने। कानूनों में सुधार करने पर जोर रहेगा, लोगों को जल्दी न्याय मिले इस पर काम किया जाएगा। एसपी सिंह बघेल ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की है और कहा कि कानूनों के सरलीकरण पर काम किया जाएगा, रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। पुराने कानून जो कि आज के दौर में इर्रेलेवेंट या बेअसर हो चुके हैं उनको खत्म किया गया है और अब भी कानूनों के सरलीकरण पर निरंतर काम किया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। माननीय प्रधानमंत्री जी का शीर्ष नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के ये जिम्मेदारी दी गई है, अपनी पूरी ईमानदारी, मेहनत और कर्मठता से उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। 19 जुलाई से पहले वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये बड़ी खबर हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। 64 परियोजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं प्रधानमंत्री। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो सकता है पीएम के कार्यक्रम का केंद्र। पीएमओ ने वाराणसी के अधिकारियों से इस बाबत ब्यौरा मांगा है। तो 19 जुलाई से पहले वाराणसी आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पहले से खबर चर्चा में थी कि पीएम मोदी जल्द ही यूपी दौरे पर आ सकते हैं, तो ऐसे में खबर आ रही है 19 जुलाई से पहले मोदी वाराणसी आ सकते हैं। 750 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण कर सकते हैं। इसके अलावा 800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों से जानकारी मांगी है। 19 जुलाई से पहले वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 750 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। नीतीश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीतीश, बड़ी खबर ये मिल रही है कि 19 जुलाई से पहले पीएम का काशी दौरा हो सकता है और अफसरों से भी उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। निश्चित तौर पे जिस तरह से प्रधानमंत्री के आने के लगातार संकेत मिल रहे हैं, अब उन संकेतों को कहीं न कहीं एक तारीख बता रही है। 19 तारीख से पहले प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और इस दौरे का प्रमुख केंद्र बनारस का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो सकता है, ये भी एक खबर है। आपको बता दें कि बनारस में जिस तरह से जो पीएमओ द्वारा योजनाओं का ब्यौरा मांगा जा रहा है, इसके साथ ही कौन कौन सी योजनाएं, परियोजनाएं अभी जिनका शिलान्यास होना है, इसमें अगर खास तौर पे बात करें तो 750 करोड़ की परियोजना के लोकार्पण और 800 करोड़ की 64 परियोजनाओं के शिलान्यास की सूची पीएमओ को भेजी गई है। तो अब सबको इंतजार है, क्योंकि अगर इसे एक तरह से कहें कि जिस तरह से पीएमओ सूचनाएं मांग रहा है, योजनाओं परियोजनाओं के क्या स्थिति है, क्या करना है, तो उससे संकेत साफ तौर पे है कि पीएम का आगमन हो सकता है। अब आखिरी मुहर पीएमओ को लगानी है और उस मुहर का इंतजार करना होगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अब पीएमओ से आखिरी मुहर लगेगी और वहीं से कंफर्मेशन आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी दरअसल कब आ रहे हैं। लेकिन खबर यही है कि 19 जुलाई से पहले आ रहे हैं। इस दौरान कहा जा रहा है कि 750 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 800 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं पीएम मोदी। ये किस तरह की परियोजनाएं रहने वाली हैं? क्या खास वाराणसी के लिए, काशी के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के लिए? अगर आपको बता दें तो सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए ये जो परियोजनाएं हैं वो एक तरह से
बड़े लाभ के तौर पर देखा जा रहा है इनको, चाहे वो सड़क से जुड़ा हुआ हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो, गोदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग हो, और इसके साथ ही अगर बात करें खासतौर पे तो जो रिंग रोड जो जोड़ रही है अन्य जगहों को, उन सारी परियोजनाओं को आज की सौगात प्रधानमंत्री काशी और काशी के सहित पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की जनता को दे सकते हैं। पीएमओ ने इन सारी चीजों की रिपोर्ट मांग ली है और अब अंतिम मुहर लगने के साथ ही वो तारीख भी आ जाएगी कि कब प्रधानमंत्री काशी दौरे पर आ रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नीतीश आपका। बड़ी खबर वाराणसी से। आज से खुला बीएचयू का विश्वनाथ मंदिर। 3 महीने बाद मंदिर खुला है। बीएचयू विश्वनाथ मंदिर सुबह 8 से 11 बजे तक खुला है। भक्त इसमें दर्शन कर सकेंगे सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक भक्त इसमें दर्शन कर पाएंगे। महामना की बगिया में विश्वनाथ मंदिर को लेकर भी लोगों की आस्था है। काशी विश्वनाथ दर्शन का पुण्य मिलता है। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का चित्रकूट दौरे का आज तीसरा दिन है। संघ के कई प्रकल्पों के प्रमुखों के साथ आज वो बैठक करेंगे। कोविड में बंद कामकाजों को शुरू कराने के लिए चर्चा की जाएगी। 9 जुलाई से शुरू होगी संघ की विश्व स्तरीय बैठक। 9 और 10 जुलाई को विश्व स्तरीय बैठक में शामिल होंगे क्षेत्रीय प्रचारक। तो बड़ी खबर, कोविड में 9 जुलाई से शुरू होगी संघ की विश्व स्तरीय बैठक। 9 से 10 जुलाई विश्व स्तरीय बैठकों में शामिल होंगे क्षेत्रीय प्रचारक भी। अगली बड़ी खबर, अब अनोखे तरीके से विरोध करने की तैयारी में है किसान। आज किसान मनाएंगे हॉर्न बजाओ दिवस। आज गाड़ियों के हॉर्न बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान। राज्य और राष्ट्रीय मार्ग पर किसान हॉर्न बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पीएम के थाली बजाओ की तर्ज पर किसानों का हॉर्न बजाओ दिवस आज रखा गया है। कृषि कानूनों के विरोध में तमाम किसान इकट्ठा होकर राष्ट्रीय राजमार्ग और मेन सड़कों पर हॉर्न बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तब लखनऊ से बड़ी खबर, आज कई इलाकों में बंद रहेगी बिजली की सप्लाई। वो इलाके कौन से हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। कई इलाकों में आज 2 घंटे के लिए पावर कट होगा, बिजली की सप्लाई बंद होगी। मरम्मत के कारण बिजली की सप्लाई आज बंद रहेगी। किन इलाकों में? गोमती नगर, बशीरतगंज, नादरगंज समेत कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। लगभग 50,000 की आबादी को आज झेलना पड़ेगा ये बिजली संकट। मरम्मत के कारण 2 घंटे बिजली गुल रहेगी लखनऊ के इन इलाकों में। गोमती नगर समेत कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। 50,000 की आबादी इससे प्रभावित होगी। आज से नहीं खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर मल्टीप्लेक्स। लखनऊ में साप्ताहिक बंदी रहने तक नहीं खुलेंगे मल्टीप्लेक्स। यूपी सिनेमा एग्जीक्यूटिव फेडरेशन की बैठक में यह फैसला लिया गया है। साप्ताहिक बंदी के कारण आज मल्टीप्लेक्स नहीं खुलेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। यह बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यूपी सिनेमा एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ने अपनी बैठक के दौरान यह फैसला लिया है। साप्ताहिक बंदी रहने तक मल्टीप्लेक्स नहीं खुलेंगे। बाराबंकी से अगली खबर, नहर में नहाते समय 2 बच्चे डूब गए। एक का शव मिला और दूसरे की तलाश जारी है। थाना जैदपुर क्षेत्र के पाटमऊ गांव की यह घटना है, जहां पर एक बच्चे का शव मिल गया है और दूसरे की तलाश जारी है। थाना जैदपुर क्षेत्र के पाटमऊ गांव में यह हादसा हुआ है, जहां पर नहाने गए 2 बच्चों के डूबने की खबर मिली। नहर में ये बच्चे नहा रहे थे और उसी दौरान ये डूब गए। एक बच्चे का शव बरामद हो गया है और दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है। जौनपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बवाल हो गया है। विधायक प्रतिनिधि पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को पकड़कर पिटाई की। ग्रामीणों की पिटाई से बदमाशों की हालत नाजुक है। मामले की छानबीन में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को पकड़कर पिटाई की है। ग्रामीणों की पिटाई से बदमाशों की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर यह बवाल हुआ है। विधायक प्रतिनिधि पर किस तरह से हमला हुआ, उसके साथ मारपीट की गई। जौनपुर की यह घटना है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बवाल हुआ। विधायक प्रतिनिधि पर कुछ बदमाशों ने धावा बोल दिया।
उधर कोरोना काल में व्यापारियों को राहत दे रही है सरकार। ब्याज माफी की तारीख 2 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। वाणिज्य कर विभाग ने बढ़ाई है ब्याज माफी की तारीख। राज्य सरकार ने शुरू की थी ब्याज माफी योजना।